हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इस सब्जेक्ट का सबसे आखिरी चैप्टर है। तो इस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपका अभ्यास कार्य जो दिया हुआ है, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय है। तो आज के इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो भी एमसीक्यू दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरने को दिया है वो, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे इसी सब्जेक्ट के बायोलॉजी के चैप्टर 7 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो सॉल्व करवाया था, और उसके बाद की क्लास में उस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आप लोगों को करवाया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वन शॉट में भी सारे प्रश्नों को दोबारा मैंने करवा दिया था। वन शॉट में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ, इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, अब इस आखिरी चैप्टर की बारी है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव की तरह। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि जो भी नए बच्चे हैं इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें नई ही होंगी। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ कि इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और फाइनल एग्ज़ाम जो होगा आपका, उसमें 20 नंबर के प्रैक्टिकल पहले हो जाया करेंगे। ठीक है, 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो पहले हो जाएगा आपका, और 80 नंबर के टोटल एग्जाम में आपका रिटन क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आपके साइंस के तीनों सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और सब्जेक्टिव में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपका सारे प्रश्न इंक्लूड एक साथ रहेंगे, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आपका ये अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री होगा, ये बायो हो गया। इस तरह से आपको कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट का प्रश्न यहाँ पे दे सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ऐसा नहीं है कि लाइन से ही दिया रहेगा, कहीं कोई भी तीनों में से किसी का भी प्रश्न दे सकता है। सब्जेक्टिव का बस ये आपको अंतर है कि सब्जेक्टिव में आपका अलग अलग ग्रुप में बटा रहता है। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको पहले फिजिक्स का ही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपका पहले फिजिक्स का अगर क्वेश्चन दिया है और फिजिक्स का ही रहता है, तो फिजिक्स में आपका जैसे पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, फिर उसी फिजिक्स का आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है, वहाँ ऊपर लिखा रहता है हेडिंग में, जैसे यहाँ प्रश्नावली लिखा है वहाँ पे आपका भौतिक शास्त्र लिखा रहता है। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो अलग अलग ग्रुप में बटा रहता है। सबसे लास्ट में आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में ग्रुप में नहीं बटा होता है, कहीं कोई भी प्रश्न होता है तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से। फिजिक्स का यहाँ है तो यहाँ आपका केमिस्ट्री का हो सकता है, यहाँ आपका फिर से फिजिक्स का हो सकता है, फिर बायोलॉजी का हो सकता है, तो इस तरह से देता है। लेकिन सब्जेक्टिव में आपका ग्रुप वाइज बांट देता है, तो बच्चों को लिखने में आसानी होती है और वो अच्छे से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, वहाँ पे नंबर दे के, ग्रुप लिख के कि हाँ आप रसायन शास्त्र का लिख रहे हैं। तो ये सब बहुत मैटर करता है, कैसे कॉपी लिखना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम टाइम पे बता दूंगी, एग्ज़ाम होने से पहले आपको क्लियर करवा दूंगी। लेकिन यहाँ मैं करवा रही थी तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएँ। ठीक है, तो इतना तो आप समझ ही चुके हैं, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं किस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं वो कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो यहाँ निम्नलिखित में उत्पादक कौन है? निम्नलिखित में उत्पादक है आपका घास। ठीक है, उसके बाद है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? तृतीयक उपभोक्ता है सर्प। ठीक है, चौथा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन क्या होते हैं? हिरन जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पहले उत्पादक यानी कि अगर हम कहें तो घास, और घास के बाद घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। तो हिरन क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र में पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको जलीय पारिस्थितिक तंत्र या फिर मैदानी पारिस्थितिक तंत्र पूछे तो उसका वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वन पारिस्थितिक तंत्र पूछा था तो वो यहाँ पे अलग है। पांचवा है कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो घास जो है वो मछली नहीं खाएगी, सिंपल सी बात है। शैवाल जो है वो, शैवाल को घास जो है वो नहीं खा सकता है, नहीं।
घास जो है वो बकरी खाती है और बकरी जो है वो आप समझ ही सकते हैं। वैसे मैं नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, पहले खाती थी बट अब नहीं खाती हूँ। तो ऐसे भी बहुत दिन हो चुके हैं मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गेहूं आम मनुष्य ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आम जो है वो मनुष्य खाता है, लेकिन गेहूं आम ये रिलेशन सही नहीं है। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, पौधे जानवर मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव ये होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या किसी भी दिशा में। एक दिशीय, एक दिशा में होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का या फिर चतुर्थ पोषीय स्तर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय पोषीय स्तर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है? घास, गोबर, पॉलीथीन, सब्जी, केक, प्लास्टिक, फलों के छिलके, गोबर, पेपर, लकड़ी, दवा की खाली स्ट्रिप्स, चमड़ा। तो तीसरा नंबर जो प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आपको अगला जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बस आप लोग को समझा देती हूँ। यहाँ पे कह रहा है, पहला है कि जैव घटकों एवं डैश था, घटकों से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। तो जैव घटक और अजैव घटक, इन दोनों घटकों से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। उत्पादकों को स्वपोषी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, प्राथमिक उपभोक्ता सामान्यतः क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन अपघटनकर्ता द्वारा होता है। ठीक है, उनका क्या हो जाता है? अपघटन होता है। ठीक है, और किसके द्वारा होता है? अपघटनकर्ता के द्वारा होता है। पांचवा है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदा एक दिशा में होता है। अभी हमने देखा है यहाँ पे जो MCQ दिया हुआ था उसमें, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक द्विशीय, एक दिशा में। DDT क्या है? DDT एक अनवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय पदार्थ है। आठवां है, ओजोन परत के अवक्षय से मनुष्य में क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है, त्वचीय कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिया था वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। और ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, ये भी आपका एक तरह का ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। ओके, लिखने वाला नहीं है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको एक वर्ड में ही इसका उत्तर देना होता है। बाई चांस ही कोई ऐसा प्रश्न इसमें दिया रहता है जिसको आपको एक लाइन में लिखना पड़े। अधिकतर प्रश्न का उत्तर आपको एक वर्ड में ही देना होता है। तो एक तरह से ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपका टोटल यहाँ पे 42 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 42 क्वेश्चन आपका एक तरह का ऑब्जेक्टिव हो गया, 42 ऑब्जेक्टिव ये हो गया। साथ ही आपका यहाँ पे खाली स्थान के अलावा जो ये 10 ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे 4 ऑप्शन के साथ, ये भी आपका एक तरह का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे 42 और 10 52 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में दिया है। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर को पढ़ें या फिर ये जो पिंक वाला पिंक में ये जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है ये भी आप अगर अच्छे से पढ़ ले तो आप अच्छा नंबर जो है वो अपने साइंस के पेपर में ला सकते हैं। ठीक है, इससे आपको ये बेनिफिट होता है क्योंकि यहाँ पे आपके वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए होते हैं जो आपके पूरे चैप्टर से रिलेट करता है। मतलब पूरा चैप्टर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वैसे तो चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चैप्टर जो भी बच्चे पढ़ लेगा, जो भी बच्चा चैप्टर पढ़ लेता है उसको कहीं से कुछ भी पूछिएगा वो बता देगा। अगर वो अच्छे से पढ़ा है, कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेट करके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है, फोकस के साथ पढ़ा है, तो उसको हर चीज़ें याद होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पिंक वाले पॉइंट में, मतलब पिंक वाले पार्ट में जो ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इन्हें भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो उन्हें पता नहीं रहता है या फिर याद नहीं होता है। तो अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग लिख पाएंगे। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपने पढ़ा था, ठीक है, और दीर्घ में दे दिया है, तो आपको दिक्कत होगी कि अब हम दीर्घ में उसको लॉन्ग कैसे लिखें। तो अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं कि हाँ इस टॉपिक में क्या है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे
जैसे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे है कचरा प्रबंधन, तो अगर आपने ये चीज़ सिर्फ पढ़ा कि कचरे को एक जगह एकत्र करके उसको वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करने को हम कचरा प्रबंधन कहते हैं, तो लघु उत्तरीय में आपने ये लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही पूछ दे दीर्घ उत्तरीय में तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए अगर आप कचरा प्रबंधन टॉपिक जो दिया है, अगर आप इसको डिटेल में अच्छे से पूरा पढ़ लेते हैं, या फिर यहाँ पे ओजोन दिया है, ओजोन परत और ओजोन अवक्षय, तो ओजोन परत के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ओजोन अवक्षय के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो अगर आपको छोटा प्रश्न दे यानी लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न क्वेश्चन आता है तो भी आप लिख लीजिएगा 2 लाइन में, क्योंकि आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है। तो उसको कितना छोटा में हमको क्या लिखना है वो भी आप अच्छे से समझ रहे हैं, और अगर दीर्घ में आ गया तो भी आप लिख लेंगे। तो ये बेनिफिट होता है चैप्टर पढ़ने का, टॉपिक को पढ़ने का, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ें। जो भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत हो, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर डिटेल में पढ़ें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको आप अंडरलाइन कर लें। जैसे कि यहाँ ही आपको दिया है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना ओजोन, तो O3 इसका जो है वो क्या हो गया, ओजोन का सूत्र हुआ है, ठीक है। ओजोन का सूत्र अगर आपको आता है तो O3 उसका फॉर्मूला है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है, तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि 3 परमाणु से, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ओजोन जो है वो बना है और उसका फॉर्मूला है O3, ठीक है। इसका स्तर वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है। तो ओजोन का एरिया कितना होता है वायुमंडल में, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इसको अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा एग्जाम में। अगर आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछे आप लोग इजीली उसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक। चलिए, तो जो मैं कहना चाहती थी, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि आप चैप्टर डिटेल में पढ़ें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करें और खुद से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन तैयार करने का, क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। खुद से क्वेश्चन तैयार करें, प्रश्न जो है वो तैयार करें कि कौन सा प्रश्न आपको आ सकता है, ठीक है। वो आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा, ठीक है। और प्रश्न का उत्तर जो है वो घर पर कॉपी पर लिखें, स्पीड आपका बढ़ेगा, क्योंकि 3 घंटा ही आपको एग्ज़ाम में मिलता है, तो आपको बहुत सारे प्रश्न लिखने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का, मैथ होगा तो मैथ सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। तो आप जितना लिखेंगे, आपकी स्पीड जितनी होगी, आप लोग तुरंत पेपर अच्छे से बना पाएंगे और अंतिम में थोड़ा टाइम लेकर के अपने पेपर को चेक भी कर पाएंगे कि आपने कौन सा प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिखा है, कितने, कोई प्रश्न आपका छूटा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ उनका नंबर अच्छा आना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि वो सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। एक बार सारे बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हम बढ़ते हैं आगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले है यहाँ पे पर्यावरण किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपको एक शब्द में इसका उत्तर देना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका डेफिनेशन पूछता है या एक वाक्य में आपको उसका उत्तर जो है वो देना होता है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको लिखना होगा। तो यहाँ पूछा है पर्यावरण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अजैव तथा जैव घटकों की बनी दुनिया को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो ये उत्तर आप इसको लिख लेंगे, अति लघु के पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक। अगला है पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसका भी उत्तर यहीं पे दिया हुआ है। तो पारिस्थितिक तंत्र का उत्तर यहाँ पे दिया है कि जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कैसे होता है या पारिस्थितिक तंत्र क्या है, उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि यहाँ से यहाँ आप इसका उत्तर लिख दें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं 2 जैव घटकों के नाम। यहाँ पे 2 जैव घटक का नाम आपसे कह रहा है, तो 2 जैव घटक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, उत्पादक और उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता है। तो जैव घटक में आप उत्पादक और उपभोक्ता लिख सकते हैं। 3 पूछे तो आप अपघटनकर्ता को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है
तीन अजैव घटकों के नाम, पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं तीन अजैव घटकों के नाम। तो तीन अजैव घटकों के नाम भी यहीं पे दिया हुआ है, भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु। ये पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई दो उदाहरण दे। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई दो उदाहरण पूछा है, बहुत सारे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्वेरियम और कृषि क्षेत्र जो है वो लिख दिया है। ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो गया। अगला है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला को नामों से दर्शाएं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला यहाँ पे दी गई है। ठीक है, घास उत्पादक है, ग्रास हॉपर प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, सर्प तृतीयक उपभोक्ता और बाज उच्चतम श्रेणी का मांसाहारी चतुर्थीय उपभोक्ता। ठीक है, तो ये है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की एक आहार श्रृंखला, जहाँ पे नाम सहित दिया हुआ है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है उत्पादक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है उत्पादक के बारे में कि हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि, ये सब एकमात्र ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है। यानी उत्पादक हम उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, जो भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो उत्पादक का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यानी कि भोजन का संश्लेषण कौन करता है, तो वो सिर्फ हरे पौधे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ना ये काम उपभोक्ता करते हैं और अपघटनकर्ता का काम तो अलग ही है, वो डिकम्पोजर होते हैं। और कंज्यूमर उपभोक्ता यानी कि वो क्या करते हैं, वो पौधों और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं। तो जो अपना भोजन मतलब जो भोजन का संश्लेषण करते हैं वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या है। प्रथम पोषी स्तर यहाँ पे पूछ रहा है कि आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आहार श्रृंखला के उत्पादक। ठीक है, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में उत्पादक क्या है, तो वो जो उत्पादक होते हैं जो भोजन का संश्लेषण करते हैं, वही उत्पादक आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा है, हरे पौधे। वो उत्पादक कौन होते हैं, हरे पौधे, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का उत्पादक कौन है, आहार श्रृंखला का जो उत्पादक है वो प्रथम पोषी स्तर है। ठीक है, तो पोषी स्तर कौन हो गया, उत्पादक। द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी जंतु होते हैं, और तृतीय पोषी स्तर कौन है, मांसाहारी जंतु, और चतुर्थ पोषी स्तर उच्चतम श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको कह रही थी प्रश्न बनाने को। आप देखिए यहाँ पे आपका एक प्रश्न के थ्रू यहाँ पे कितने सारे प्रश्न बन गए। आपसे ये भी पूछ सकता है द्वितीय पोषी स्तर, आहार श्रृंखला का द्वितीय पोषी स्तर क्या है, तृतीय पोषी स्तर क्या है, चतुर्थ पोषी स्तर क्या है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। या फिर आपको ये भी प्रश्न दे सकता है कि आहार श्रृंखला के शाकाहारी जंतु, ठीक है, मतलब जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो आहार श्रृंखला के किस पोषी स्तर में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी तो प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो यही प्रश्न मैं आपको बनाने के लिए कह रही थी। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर मिल गया कि उत्पादक जो है वो प्रथम पोषी स्तर, आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कोई दो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखें। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट आप जानते हैं, जो प्रकृति में मिट्टी में जो होता है वो घुल नहीं सकता है। ठीक है, तो प्लास्टिक हो गया और कांच हो गया, ये दो उदाहरण हो जाएंगे जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय उन्हें कहते हैं जो आसानी से मिट्टी में घुल जाते हैं, प्रकृति में मिल जाते हैं, है ना, तो उनको हम लोग जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। तो इसमें से हो जाएगा आपका, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से पूछा है कौन कौन है, तो पहला हो जाएगा कागज़, जो आसानी से गल जाता है, गोबर भी मिल जाता है मिट्टी में, और सब्जी के छिलके भी मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, डीडीटी नहीं होगा, प्लास्टिक की थैली जो होती है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कागज़, गोबर और सब्जी के छिलके। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 कि किस कारण से कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं तथा कुछ जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि पूछ रहा है कारण, किस कारण से। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो लिख कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका उत्तर। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हम यहाँ पर लिख कर समझ लेते हैं कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होती है क्योंकि
उन्हें सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया और कवक आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, जबकि कुछ पदार्थ अजैव निम्नकणीय होते हैं क्योंकि वे सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से नहीं टूटते हैं। कुछ और भी कारण हैं जैसे कि जैव निम्नकणीय पदार्थ जो होते हैं वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं, प्रकृति में मिल जाते हैं। ठीक है, वापस से प्रकृति में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां है कि ओजोन स्तर का क्या महत्व है। तो ओजोन स्तर का जो महत्व है वो सब अच्छे से जानते हैं। जैसे कि अगर ओजोन स्तर नहीं होगा तो पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आएंगी और बहुत सारे बीमारियां जो हैं वो हमें हो सकती हैं, जैसे कि त्वचीय कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया। तो बहुत सारी बीमारी जो है वो होने का खतरा बढ़ जाएगा। अभी उस चीज़ को ओजोन स्तर रहने के कारण ये सारी बीमारियां जो है उसका खतरा कम है। लेकिन अगर ओजोन स्तर नहीं रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी और बहुत सारे बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। तो ये महत्व रखता है ओजोन स्तर हमारे लिए। तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है सीएफसी का पूरा नाम लिखने के लिए। तो सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डबल टिक कर लेंगे। अगला है एक रासायनिक यौगिक का नाम लिखें जिससे ओजोन स्तर का अवक्षय होता है। तो फ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन स्तर का अवक्षय जो है वो होता है। नेक्स्ट है पराबैंगनी विकिरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है। तो त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको 15 प्रश्न जो है वो अति लघु तरीके के करवा दिए हैं। एक बार सारे बच्चे, जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं, वो क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और इसमें टोटल 42 प्रश्न हैं जिसमें हमने 15 प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं आगे, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है हमारे यहाँ पे कि जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पारिस्थितिक तंत्र जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी। वहाँ पे लिखा हुआ था कि जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है वो पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, अगला है समुद्र किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में समुद्र जो है वो आता है। अगला, अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहने वाले जीवों को उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्पादक अपने वो होते हैं जो भोजन का संश्लेषण करते हैं, लेकिन उपभोक्ता उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला है वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ 19 प्रश्न हो गया है। अगला 20 नंबर प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव को क्या कह सकते हैं। तो उन्हें हम अपघटक या फिर सूक्ष्म जीव भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का कार्य कौन करता है। तो पादप प्लवक जो है वो उत्पादक का कार्य करते हैं। ठीक है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे कि हमारे हम लोग यहाँ पे पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक का कार्य करते हैं। वैसे ही जलीय में पूछ रहा है जल में कौन उत्पादक का कार्य करेगा। तो जो पादप प्लवक होते हैं वो वहाँ पे उत्पादक का कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि मछलियाँ और भी जो जीव जंतु जल में होते हैं वो उन्हें खाते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता और उसमें भी अलग अलग होगा, तो उस तरह से। ठीक है, चलिए अगला है पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग उत्पादक ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 1% जो है वो उत्पादक ग्रहण करता है और रासायनिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है। तो वो होता है 10%। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में भी दिया है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण अगले पोषी स्तर को हो पाता है। शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से हो जाता है। ठीक है, वो विभिन्न प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ के समझ जाएंगे। लेकिन मेन जो आपका क्वेश्चन था उसका उत्तर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा का पहले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में क्रमशः होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं।
वो भी आपका यहीं पे दिया है। ये जो पिंक वाला पार्ट है देखिए, जैव और निम्नकरणीय पदार्थों की मात्रा का उत्तरोत्तर कोशीय स्तर में वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी और आप लोग इजीली ये प्रश्न का उत्तर खुद से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो अनिम्नकरणीय अपशिष्ट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर विभिन्न कोशीय स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, तो पिरामिड की आकृति बनेगी। और पिरामिड कैसा होता है आप लोग देख चुके हैं, यहाँ बुक में आपका दिया हुआ है पिरामिड का आकृति। यहाँ पे ये है आपका पिरामिड का आकृति, तो ये पिरामिड का आकृति जो है वो बनता है। ठीक है, ये घास स्थल में संख्या का पिरामिड बना हुआ है और जिस भी स्तर पे पूछे वो इस तरह का पिरामिड जो है वो बनता है। ठीक है, अगला अगला है कि कागज और कपास से निर्मित कपड़े किस प्रकार के अपशिष्ट हैं, तो वो जैव निम्नीकरणीय है क्योंकि कागज भी नष्ट हो सकता है और कागज और कपास दोनों से निर्मित कपड़े जो है वो नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगला है धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो उपभोक्ता श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है तिलचट्टा एवं मनुष्य किस प्रकार का जीव है, तो वो सर्वाहारी जीव में आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है मनुष्य और तिलचट्टा यद्यपि सर्वभक्षी है। ठीक है, यद्यपि मतलब अर्थात उनका भोजन पौधे और जंतु दोनों हैं। ठीक है, तो ये आपका सर्वाहारी में आ जाएगा। अगला है आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं, उसको आहार जाल कहते हैं। ठीक, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दें। अगला है अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित रहती है। अधिकतम ऊर्जा जो होती है वो उत्पादकों के स्तर पर संचित रहती है। ठीक है, यानी कि जो सबसे फर्स्ट लेवल होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो स्टोर रहता है, संचित रहता है। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में मनुष्य का क्या स्थान है। आहार श्रृंखला में मनुष्य का जो स्थान है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, अगला है हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों का जमाव किस क्रिया द्वारा होता है, तो वो जैव आवर्धन के द्वारा होता है या फिर जैव संचयन के द्वारा। जो भी हमारे खाद्य पदार्थ में हानिकारक रसायन होते हैं वो इनके द्वारा जमाव जो है वो होता है। अगला है किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को सामान्यतः ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आपसे वायुमंडल और जो समताप मंडल है इस तरह से जितने मंडल दिए गए हैं उस तरह से अगर आपको पूछे तो वो आप लिखेंगे कि समताप मंडल में किस एरिया में कितने दूर के कितने किलोमीटर के एरिया में, इस तरह से पूछेगा तो आपको वो लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपके बुक में लिखा है, यहाँ पे प्रश्न में है कि किस क्षेत्र के ऊपर, तो आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी आई है कि इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई। तो किस क्षेत्र के ऊपर पूछा था, तो अंटार्कटिका में, तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे अंटार्कटिका हो जाएगा। अगर आपसे एरिया पूछेगा कितने किलोमीटर पे कितने एरिया में, क्योंकि ओजोन का जो एरिया होता है हमारे वायुमंडल में वो होता है 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। तो इसमें से कितने किलोमीटर के एरिया में जो है वो क्षय हुआ है, तो ओजोन छिद्र की संज्ञा हुई है, मिली है, तो वो अगर आपसे पूछेगा तो वो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपसे सिर्फ ये पूछा था कि किस क्षेत्र में, तो क्षेत्र में यहाँ पे अंटार्कटिका दिया है इसलिए हमने अंटार्कटिका यहाँ पे लिख लेना है। अगला है एरोसोल के उपयोग से वायुमंडल एवं जीवमंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो वो ओजोन मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो वो पर्यावरण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है, तो 3 श्रेणियों में उपभोक्ता को बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 38 है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में घास का पोषी स्तर क्या होता है, तो घास का जो पोषी स्तर है मतलब वो किस लेवल पे है, तो वो उत्पादक है ना, क्योंकि वो अपना क्योंकि उत्पादक हम लोग उसको कहते हैं जो भोजन का संश्लेषण करता है, तो घास जो है वो पोषी स्तर में उत्पादक है। अगला है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़ियों का क्या स्थान है, तो चिड़ियाँ जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता में आती हैं। अगला है एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में गिद्ध कहाँ आते हैं, तो गिद्ध तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता से उत्पादक की ओर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। और 42 है कि सीएफसी के टूटने से किस गैस की उत्पत्ति होती है जो ओजोन से प्रतिक्रिया करता है, तो सीएफसी के टूटने से आणविक तथा परमाणविक गैस की उत्पत्ति होती है।
ठीक है। आणविक तथा परमाणविक ऑक्सीजन में O2 में ये जो है वो उत्पत्ति होती है जो ओजोन से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। डबल टिक इसलिए मैंने करके आपको यहाँ पे दिखा दिया था। और टोटल यहाँ पे अति लघु उत्तरीय में 42 प्रश्न थे। 42 प्रश्न का उत्तर मैंने आपको यहाँ पे बुक से भी दिखा दिया है, और जो प्रश्न लिखने वाला था वो मैंने आपको लिख के बता दिया है। साथ ही मैंने आपको यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया था वो भी सॉल्व करवा दिया है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा और सारे प्रश्न का उत्तर अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय को, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो इस चैप्टर में यहाँ पे जो अति लघु दिया था और ये जो ऑब्जेक्टिव दिया है, इनके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, और फिर हम लोग वन शॉट में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सारे अति लघु, लघु, दीर्घ, वो सारे क्वेश्चन वन शॉट में भी करेंगे। ठीक है, तो हर तरीके से मैं चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करवाने की जो है वो कोशिश करूँगी, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से हर चीज़ को फॉलो करेंगे, समझेंगे, और कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।